फिर से मैं आपके सामने हूँ। कल हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे, हिंदी व्याकरण का जो विषय है कारक चिन्ह, तो उसकी परिभाषा हमने देखी थी और उनके जो 8 प्रकार है इनके ऊपर हम चर्चा करने वाले थे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कारक किसे कहते हैं, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। ये हमने देखा है। और कारक के कुल मिलाकर 8 प्रकार होते हैं या उसे 8 भेद भी कहा जाता है। अब वो कौन कौन से हैं? तो उसमें नंबर 1 है कर्ता कारक, नंबर 2 है कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक और नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 6 संबंध कारक, नंबर 7 अधिकारण कारक और आखिरी जो है 8वां वो है संबोधन कारक। कारक के इन 8 प्रकारों को अगर हमें याद करना है, ध्यान में रखना है, तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है जो आपको जीवन भर याद रह सकती है। उसे भूलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमेशा ध्यान में। देखो, उसका जो क्रम है वो थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन ट्रिक्स यह है कि वो ध्यान में रहे, इसलिए मैंने उसे इस प्रकार बनाया है। कक्का कक्का कक्का, संका 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 और अक्का अक्का। देखो अब इसे कैसे ध्यान में रखना है। कक्का मतलब कर्ता कारक, दूसरा कक्का मतलब करण कारक, तीसरा कक्का क्या है? तीसरा कक्का है कर्म कारक। अब संका संका संका, अब इसमें पहला संका है संप्रदान कारक, दूसरा है संबोधन कारक, तीसरा है संबंध कारक और आखिरी 2 बचते हैं अक्का अक्का। अब इसमें अक्का अपादान कारक और दूसरा जो है अधिकरण कारक। मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से आप इसे ध्यान में रख सकते हो। 3 बार कक्का 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 कक्का, 3 बार संका 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 और 2 बार अक्का अक्का अक्का। मतलब ये ध्यान में रहने के लिए बहुत सुंदर ऐसी ट्रिक है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन यह जो कारक के 8 प्रकार है उन्हें अगर हमें ध्यान में रखना है, ये तो ट्रिक्स में हमने देखा, लेकिन वाक्य में वही कर्ता कारक है या फिर वही कर्म कारक है या फिर वो करण कारक है, संबोधन कारक है, अपादान कारक, ये कैसे पहचानेंगे? तो यह पहचानने के लिए हमें विस्तार से इन 8 प्रकारों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करनी हो। अभी देखो नंबर 1 जो है कर्ता कारक। अब यह वाक्य में किस प्रकार आता है और उसे पहचानना कैसे है, अब मैं इसकी सबसे पहले परिभाषा आपको बताता हूं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक। मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध, मतलब क्रिया जो करने वाला है उसका बोध होता है वो कर्ता कारक। अब वाक्य में कैसे आएगा देखो, अब उदाहरण स्वरूप देखो, माँ ने कपड़े धोए। अब माँ जो है यहाँ पर यह संज्ञा या फिर उसे सर्वनाम भी कह सकते हैं। कपड़े धोए, अब धोने की जो क्रिया हो रही है, क्रिया जो हो रही है वो धोने की क्रिया का जो बोध हो रहा है वो माँ ने कपड़े धोए। अब उसी प्रकार अध्यापक ने चित्र बनाया, अध्यापक ने चित्र बनाया। अब अध्यापक इसे संज्ञा कह सकते हैं, अगर सर्वनाम के रूप में उसे ले लेंगे हम, अध्यापक ने चित्र बनाया। अब देखो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो रहा है, मतलब यहाँ पर चित्र बनाने की जो क्रिया हो रही है वही क्रिया का बोध हो रहा है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार राम खेल रहा है, दादी जी सैर कर रही है। यह जो उदाहरण है
इसमें राम होगा, माँ होगी, अध्यापक होगा, दादी जी होगी, यह जो है संज्ञा या सर्वनाम के रूप में आए हैं और आगे जो क्रिया हो रही है उसका वो बोध करा रहे हैं। अब इसमें ने प्रत्यय लगा है, ध्यान में रखो, इस कर्ता कारक में ने प्रत्यय लगा है, इसीलिए इसे पहचानना बहुत आसान है। माँ ने, अध्यापक ने, राम खेल रहा है। अब यहाँ क्रिया का बोध हो रहा है, यहाँ पर ये समझ में आता है। दूसरी बात, दादी ने बच्चों को, दादी जी सैर कर रही है, दादी जी सैर कर रही है, यहाँ पर क्रिया का बोध। इस प्रकार आप कर्ता कारक को पहचान सकते हो वाक्य में। यहाँ पर केवल क्रिया करने वाले का बोध जो हो, अगर वो होता है तो समझ लेना वो कर्ता कारक। अभी जो दूसरा है कर्म कारक। अब कर्म कारक का जो पहचान, मतलब वाक्य में कर्म कारक कहाँ पर है ये अगर समझना है तो उस वाक्य में को यह प्रत्यय लगा होता है, ध्यान में रखो, वो पहचानने में आसान है। अब सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है, देखो, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है। संज्ञा या सर्वनाम जो भी शब्द उस वाक्य में आएगा तो उसके ऊपर क्रिया के व्यापार का फल, मतलब जो क्रिया हो रही है, जो प्रक्रिया हो रही है, उसका फल पड़ता है। मतलब उसके ऊपर, उसी के आधार पर हम वाक्य पहचान सकते हैं। उदाहरण देखो, उसी को कर्म कारक हम कहेंगे। अब उदाहरण देखो, रमेश पत्र लिखता है। रमेश संज्ञा या सर्वनाम पकड़ कर चलिए, संज्ञा तो है, पत्र लिखता है। अब पत्र लिखता है, पत्र जो है इसके ऊपर लिखने की क्रिया हो रही है, मतलब क्रिया का व्यापार उस पर हो रहा है, क्रिया के व्यापार का फल उस पर पड़ रहा है। रमेश पत्र लिखता है। ठीक उसी प्रकार अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया। अध्यापक नाम या इसे संज्ञा या सर्वनाम कह सकते हैं। विद्यार्थी को पढ़ाया, विद्यार्थी को पढ़ाया। अब विद्यार्थी जो है यहाँ पर, यहाँ विद्यार्थी के ऊपर फल पड़ रहा है, कौन सा, पढ़ाने का। अब यहाँ पर देखो, विद्यार्थी को शब्द आया है, ये पहचान आसान है कर्म। अब तीसरा उदाहरण, मैंने पुस्तक को पढ़ा। मैंने सर्वनाम के रूप में। अब यह जो पुस्तक है इसके ऊपर क्रिया का व्यापार हो रहा है, कौन सा व्यापार हो रहा है, पढ़ने का। उसी व्यापार को हम फल कह सकते हैं, वही पढ़ रहा है, इसलिए मैंने पुस्तक को पढ़ा, बराबर है। दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। दादी से अगर आप संज्ञा सर्वनाम में पकड़ते हो तो बच्चों को कहानी, बच्चों को कहानी। अब दादी ने कहानी सुनाई, अब किसे सुनाई, ये सवाल हमारे मन में आता है ना, तो इसीलिए ये सवाल मन में ना आने से पहले ये ऐसे इस प्रकार है, दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। मतलब यहाँ पर क्रिया का जो व्यापार हो रहा है उन बच्चों पर हो रहा है, तो वह होता है कर्म कारक। मतलब यहाँ पर कर्म की जो क्रिया हो रही है, कर्म के ऊपर क्रिया का जो व्यापार हो रहा है वो इसी प्रकार है। अब आगे देखते हैं तीसरा जो उदाहरण है, तीसरा जो कारक का प्रकार है वो है करण कारक। अब करण कारक को पहचानना है तो वहां पर उनके प्रत्यय से या द्वारा इन शब्दों से ज्यादा लिए जाते हैं। अब उसकी परिभाषा किस प्रकार है, देखो, क्रिया के करने का साधन करण कारक कहलाता है। क्रिया के करने का साधन करण कारक कहलाता है। मतलब कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है वह करण कारक। मतलब मैं करता हूं, जो क्रिया मुझे करना है तो मैं किस बात से, मतलब किस साधन से वो क्रिया कर रहा हूं, उससे वो समझ में आता है। आगे देखो उदाहरण समझ में आएगा। सुमन ने चाकू से फल काटा। सुमन संज्ञा है, चाकू से फल काटा। अब ये चाकू जो है वो साधन है, चाकू से फल काटा यह साधन है, चाकू से फल काटा। हम सीधा कह सकते हैं सुमन ने फल काटा, सुमन ने फल काटा, लेकिन किससे, चाकू से, यह एक साधन है।
विवेक ने डंडे से चूहे भगाए। विवेक ने डंडे से चूहे भगाए। अगर हम ऐसा कहेंगे विवेक ने चूहे भगाए, लेकिन कैसे भगाए, एक सवाल निर्माण होता है। तो वो सवाल यहाँ पर उसका जवाब है विवेक ने डंडे से चूहे भगाए। मतलब यह साधन है, मतलब क्रिया के करने का साधन करण कारक कहलाता है। अर्थात कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है वह करण कारक कहलाता है, करने की क्रिया, लेकिन किससे, किसी साधन से। अब देखो जो चौथा कारक का प्रकार है वह है संप्रदान कारक। अब उसकी पहचान हमें के लिए या को ऐसे शब्दों से, ऐसे प्रत्ययों से हो जाती है। अब उसकी परिभाषा देखो किस प्रकार है। कर्ता जिसके लिए कुछ करे या जिसके हित के लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक। बहुत आसान, मतलब जो कर्ता होता है जिसके लिए कुछ करना चाहता है या फिर जिसके हित के लिए कुछ करना चाहता है तो वह होता है संप्रदान कारक। अब उदाहरण दो, विवेक ने श्याम को पुस्तक दी। देखो कर्ता कौन है, विवेक। अब विवेक ने श्याम को पुस्तक दी, इसमें कुछ ना कुछ हित है या फिर वो किसी और के लिए कुछ कर रहा है। विवेक श्याम के लिए किताब देने का काम कर रहा है। मालिक ने नौकर को वेतन दिया। देखो मालिक ने नौकर को वेतन दिया, अर्थात मालिक जो है नौकर के लिए कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है, वेतन देने का काम। मतलब सीधा अर्थ है कर्ता जिसके लिए कुछ करे या जिसके हित के लिए क्रिया करे वह होता है संप्रदान कारक। समझ में आ रहा है? तो चलो बच्चों, आज हम यहाँ पर रुकते हैं। आज हमने कारक के कुल मिलाकर 4 प्रकार देखे हैं और जो बचते हैं 4 प्रकार वो हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।